नमस्कार, न्यूज राउंडअप में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एपिसोड 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। सीधी से बड़ी खबर है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी कॉलेज में मुर्गा पार्टी का आयोजन हुआ। कॉलेज के कर्मचारी सहित अन्य लोग इसमें शामिल हुए। प्रचार की मौजूदगी में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने लगा है। सिहावल शासकीय महाविद्यालय का यह मामला है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी से यह बड़ी खबर है, यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी कॉलेज में मुर्गा पार्टी का आयोजन हुआ। कॉलेज के कर्मचारी सहित अन्य लोग इसमें शामिल हुए। प्रचार की मौजूदगी में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। सिहावल शासकीय महाविद्यालय का ये पूरा मामला है। तो एक तरफ आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा है, तो सीधी में देखिए किस तरह से स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी कॉलेज में मुर्गा पार्टी का आयोजन हुआ। कॉलेज के कर्मचारी सहित अन्य लोग इस पार्टी में शामिल हुए और सबसे बड़ी बात कि प्रचार की मौजूदगी में यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। यानी प्रचारक खुद यहाँ पर मौजूद थे इस पार्टी में, वो भी शामिल हुए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सिहावल शासकीय महाविद्यालय का ये पूरा मामला है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां चाकूबाजी में घायल युवक ने दम तोड़ दिया। 13 अगस्त को युवक पर हमला हुआ था। चंगोरा भाटा इलाके में चाकूबाजी हुई थी। परिजनों ने 4 युवकों पर आरोप लगाए। एम्स में इलाज के दौरान युवक की मौत हुई है। डीडी नगर थाने इलाके का यह पूरा मामला है। तो रायपुर से यह बड़ी खबर है, चाकूबाजी में घायल युवक ने दम तोड़ दिया। 13 अगस्त को युवक पर हमला हुआ था। चंगोरा भाटा इलाके में चाकूबाजी हुई। परिजनों ने 4 युवकों पर आरोप लगाया है। एम्स में इलाज के दौरान युवक की मौत हुई है। डीडी नगर थाना इलाके का यह पूरा मामला है। जांजगीर से बड़ी खबर है, जहां जिले में एक बार फिर से चाकूबाजी हुई है। नाबालिग लड़के पर चाकू से हमला किया गया। हमले में नाबालिग घायल है, इलाज जारी है। 4 से 5 लोगों पर हमला करने का आरोप है। सारागांव थाने के अफरीद गांव का यह मामला है। तो जांजगीर से बड़ी खबर, जिले में फिर से चाकूबाजी हुई है। नाबालिग लड़के पर चाकू से हमला किया गया। हमले में नाबालिग घायल है, जिसका इलाज जारी है। 4 से 5 लोगों पर हमला करने का आरोप है। सारागांव थाने के अफरीद गांव का यह मामला है। तो जांजगीर से बड़ी खबर, एक बार फिर चाकूबाजी की घटना यहां पर हुई है। नाबालिग लड़के पर चाकू से हमला किया गया है। हमले में नाबालिग घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित हुमायूं का मकबरा के पास एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मकबरे के परिसर के पीछे की तरफ फतेह शाह दरगाह का एक हिस्सा गिर गया। यहां बारिश की वजह से कुछ लोग रुके हुए थे और हादसे में दब गए। हादसे की सूचना मिलती ही तमाम अफसर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। 10 से 12 लोगों को मलबे से निकाला गया। हादसे में 3 महिलाओं और 3 पुरुषों की मौत हुई है। घायलों को एम्स और LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अफसरों के मुताबिक दरगाह के 2 कमरे गिर गए। इन कमरों का स्ट्रक्चर कमजोर था, पुराना था। यहाँ जुमे की नमाज के लिए भारी संख्या में लोग आए थे। बस्ती के लोग और बाहर के लोग भी नमाज के लिए आते हैं, लेकिन बारिश की वजह से लोग अंदर चले गए और इसी दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। भोपाल के बिलखरिया इलाके में सरेराह बीट एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बीती रात वो ड्यूटी करके कंपनी की बस से घर वापस लौट रहा था। बस से उतरने के बाद पैदल घर जाने के दौरान अचानक बाइक सवार 2 युवकों ने चाकू मार दिया। घायल युवक के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस चाकू मारने वालों का सुराग तलाश रही है। मृतक युवक का नाम नितेश चंद्रवंशी है और वो छिंदवाड़ा जिले के मूसादेही गांव का रहने वाला था। छतरपुर के गौरीहार क्षेत्र में 61 लाख रुपए की एक बड़ी लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 2 युवक यूपी के महोबा से गौरीहार अनुभाग में लगे ATM में पैसे डालने जा रहे थे और इसी दौरान सिछरी तिराहा में 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाश आए। उन्होंने कट्टा अड़ाकर युवकों से 61,17,000 रुपए की लूट की। घटना की जानकारी मिलती ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। रास्ते से जा रहे थे अपना ATM का कैश लेकर, तो रास्ते में मेरे साथ लूट हो गई। हमारे साथ ATM का कैश था पूरा 61,17,100 रुपये। तो बाइक सवार थे 2 लोग, हेलमेट पूरा बंद पहन के। 2 व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उनके साथ लगभग 60 लाख रुपए की लूट हुई है, जो कि वो अपनी प्राइवेट वाहन से, विदाउट सिक्योरिटी वाले वाहन से अलग अलग ATM में लेकर के जा रहे थे। और इसमें हमारी टीम तभी से लगी हुई है और इसमें कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं।
उम्मीद है कि जल्दी ही इस घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। दुर्ग पुलिस ने 9 माह के बच्चे के अपहरण की गुत्थी सुलझा ली और पटना से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बच्चे की मां को उसके रिश्तेदार संगिनी बाई और संतोष पाल ने बहला फुसलाकर दुर्ग से कोंडागांव बुलाया। इसके बाद आरोपियों ने महिला को बिहार के जगनपुरा में किराए के मकान में रखा। जब महिला ने घर जाने की जिद की तो आरोपियों ने उसे पटना लाकर ट्रेन में बिठाया और खाने का सामान लाने का बहाना करके बच्चे को लेकर फरार हो गए। पीड़िता के दुर्ग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने 2 टीमें बनाई थी। पहली टीम ने कोंडागांव से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया और इसके बाद दूसरी टीम ने आरा से संतोष पाल को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अन्य 2 आरोपी और गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि संतोष पाल ने बच्चे को 7 लाख रुपए में गौरी महतो को बेच दिया था। यह बच्चे का इस्तेमाल भीख मंगवाने जैसे अवैध कार्यों में करते थे। पुलिस ने बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया है। या घटना के संबंध में केवल उसका बच्चा जो अपहरण कर ले जाया गया था, इस जो महिला आरोपी थी उसका लोकेशन कोंडागांव मिलने पर एक टीम को कोंडागांव रवाना किया गया। महिला आरोपी को 3 दिन पूर्व उसे गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था उसके अपराध कबूल करने पर, और बच्चे को सकुशल पटना से लगभग 120 किलोमीटर दूर एक गाँव था जहाँ से उसे बरामद किया और उसके परिजन माँ के सुपुर्द किया गया। इंदौर में एक शख्स ने पुलिस अधिकारी बनकर गुमराह करने की कोशिश की। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में आरोपी बजरंग लाल जाट खुद को थाना प्रभारी बताकर राजा रघुवंशी के घर पहुंच गया और उनके माता पिता से पूछताछ करने लगा। उस समय राजा के भाई घर पर मौजूद नहीं थे। थोड़ी देर बाद राजा के भाई विपिन रघुवंशी घर पहुंचे तो आरोपी अपना परिचय बदलकर खुद को राजा का मित्र बताने लगा। विपिन को शक होने पर तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। शिकायत पर राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने आरोपी बजरंग लाल जाट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने ये झांसा किस मकसद से दिया और क्या इससे पहले भी उसने इस तरह का झांसा दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी पहले पुलिस में पदस्थ था, लेकिन बर्खास्त होने के बाद वो इस तरह से घूमने लगा। हालांकि वो राजा रघुवंशी के घर क्यों पहुंचा था, इसे लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजा रघुवंशी जिनकी हत्या जैसा आपको पता है शिलोंग में हुई थी, उनके घर पे एक व्यक्ति पीएफटीआई की वेशभूषा धारण की थी और वो वहाँ पहुँचा और उसने अपने आप को राजा का मित्र बताया और बताया कि मैं संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। उसकी बातचीतों से परिवार को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने बजरंग जाट के विरुद्ध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया और आरोपी को हिरासत में भी लिया। छत्तीसगढ़ में हर तरफ स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर उत्साह नजर आया। 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चलिए, पहली तस्वीर आप राजभवन की देख पा रहे हैं, जहां राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका ने राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड की सलामी ली। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और खास मौके पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी भी मौजूद थी। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में झंडारोहण किया गया। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने झंडा फहराया। इसके साथ ही अगली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय राजीव भवन में भी तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भिलाई के बीएसएफ के फ्रंटियर हेडक्वार्टर में ध्वजारोहण किया गया। यहाँ पर डीआईजी पीएसओ गिरधारी लाल मीणा ने तिरंगा फहराया और उन्होंने देश और प्रदेश की सुरक्षा में बीएसएफ की भूमिका को बताया। इसके साथ ही कांकेर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कांकेर के शासकीय नरहरदेव मैदान में कांकेर सांसद भोजराज नाग ने ध्वजारोहण किया। बारिश के बावजूद सांसद ने ध्वजारोहण के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनता के नाम संदेश का वाचन किया। बलरामपुर की भी आप तस्वीर देख पा रहे हैं। जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन मैदान में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हुए और उन्होंने ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। बीजापुर की भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। जिले के मिनी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि नक्सलवाद के कम होते ही बस्तर में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। महासमुंद की भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। महासमुंद के मिनी स्टेडियम में सांसद रूप कुमारी चौधरी ने ध्वजारोहण किया। सांसद ने 11 प्लाटून का निरीक्षण किया और उसके बाद जवानों ने हर्ष फायरिंग की। राष्ट्रपति के जयकारे भी लगाए गए।
तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजनांदगांव में मुख्य समारोह का आयोजन शौर्य परेड मैदान में किया गया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं दुर्ग में 7वीं बटालियन के ग्राउंड में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहां मुख्य अतिथि गृह मंत्री विजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। कोरबा की भी आप तस्वीर देख पा रहे हैं। सीएससीबी फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित समारोह में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं रायगढ़ में मिनी स्टेडियम ग्राउंड में मुख्य समारोह में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। तो वहीं बिलासपुर में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में डिप्टी सीएम अरुण साह ने ध्वजारोहण किया। तो स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में सीएम साय ने कहा कि रायपुर में जल्द ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होगी और इस व्यवस्था से पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और अन्य अभियानों ने तिरंगे का मान बढ़ाया। सीएम ने इस मौके पर अपने 20 महीने के कार्यकाल की उपलब्धि गिनाई। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में देश और छत्तीसगढ़ 2026 तक नक्सल मुक्त करने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। तो इधर बालोद जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर भारी उत्साह यहां भी देखा गया। सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में वन मंत्री केदार कश्यप ने ध्वजारोहण किया। उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इस मौके पर जिला आरक्षक बल, विशेष बल, औद्योगिक सुरक्षा बल और एनसीसी के छात्रों का 72 परेड के साथ परेड को सलामी दी गई। इधर बलरामपुर जिले में भी काफ़ी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पुलिस लाइन मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने ध्वजारोहण कर जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। और इस दौरान उन्होंने मार्च पास्ट कर रहे परेड की सलामी ली। और इस बार कोटवार संघ भी मार्च पास्ट में शामिल हुआ था। तो आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भोपाल के शौर्य स्मारक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और शहीदों की शहादत को उन्होंने नमन किया। इधर बीजेपी कार्यालय में आयोजित ध्वजारोहण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इसके साथ ही आप अगली तस्वीर देख पा रहे हैं भोपाल की, जहां स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ध्वजारोहण किया और कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक संदेश पढ़ा। खंडवा के पुलिस ग्राउंड पर प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इसके साथ ही अब तस्वीर आप देख पा रहे हैं रायसेन की भी। जिला मुख्यालय के होमगार्ड परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने झंडा वंदन कर परेड की सलामी ली। वहीं पन्ना में पुलिस ग्राउंड में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ, जहां जिले के कलेक्टर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। तो मध्य प्रदेश में आज़ादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अलग अलग शहरों की 5 तस्वीरें चलिए आपको दिखाते। नर्मदापुरम में प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने पुलिस ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। पुलिस लाइन ग्राउंड पर कार्यक्रम स्थल को फूलों और रंगोली और तिरंगे के 3 रंगों से सजाया गया। इधर धार में नगरीय प्रशासन एवं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ध्वजारोहण किया। किला मैदान पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संयुक्त परेड की सलामी ली। बैतूल की भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। बैतूल जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ध्वजारोहण किया। मंडला में स्वतंत्रता दिवस पुलिस ग्राउंड में मनाया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्ति उइके ने ध्वजारोहण किया, तिरंगे को सलामी दी। मंदसौर के शासकीय राजीव गांधी कॉलेज ग्राउंड में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिले की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में स्कूली छात्र छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मदर्स प्राइड स्कूल रायपुर ने प्रथम, लक्ष्मी नारायण कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला ने द्वितीय, सालेम इंग्लिश स्कूल में तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने इन्हें विजेता कप देकर सम्मानित किया। इसी तरह परेड में केंद्रीय बल ग्रुप में सीमा सुरक्षा बल ने पहला स्थान, राज्य सुरक्षा बल के वर्ग में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल प्रथम, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल महिला द्वितीय और नगर सेना महिला तीसरे स्थान पर रही। एनसीसी वर्ग में एनसीसी बॉयज प्रथम और एनसीसी गर्ल्स दूसरे स्थान पर रही। बस्तर जिले के जो उड़ीसा से लगा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है चांदा मेटा का जंगल, वहाँ पे नक्सलियों का बहुत ज़्यादा दबाव होने से ग्रामीणों के परेशान हो जाने की वजह से लगातार सूचना मिल रही थी, जिस पर वहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसका नेतृत्व मेरे द्वारा किया जा रहा था। डर तो बहुत लगता है। जब ये इनकी पोस्टिंग जगदलपुर में थी तो मेरी तो हालत बहुत ख़राब रहती थी, और जब लेकिन पुरस्कार मिलता है तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। जो नक्सल विरोधी अभियान में हम काम कर रहे हैं, उसमें नक्सल मुठभेड़ हुई थी जिसमें हमने वो किए, उसका राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। नक्सली एनकाउंटर में 2 महिला नक्सली को मारे थे, तो नक्सली मुठभेड़ में, तो उसी का पुरस्कार दिया गया। बस्तर की तैनाती के दौरान एक एनकाउंटर हुआ था दरबा थाना क्षेत्र में, जब मेरी पदस्थापना थी। एक महिला माओवादी का शव उसमें बरामद हुआ था। 47 हथियार और 4 और देसी हथियार उसमें बरामद हुए थे। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार दंतेवाड़ा थाना कटेकेलन गांव जियाकोड़ता में प्लान बनाए से हम लोग 40-50 नक्सल की मुखबिर मिली थी। एसपी महोदय के आदेश अनुसार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजभवन में स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां इसमें शामिल हुई। राज्यपाल डेका को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रथम महिला रानी डेका काकोटी उपस्थित थी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। स्वागत समारोह में शहीदों के परिजन, वीरता पुरस्कार से सम्मानित पुलिस के अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियां, ब्रह्म कुमारी बहनें भी मौजूद थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के कई मस्जिद और मदरसों में तिरंगा झंडा फहराया गया। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के लिए पत्र लिखने के बाद कई मस्जिद और मदरसों को तिरंगे, गुब्बारे और झंडे से सजाया गया। टिकरापारा स्थित फतेह शाह मस्जिद में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों को तिरंगा और राष्ट्रगान से प्यार है। डॉक्टर सलीम राज से बात की हमारे संवाददाता सौरभ ने। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी किया था सभी मदरसों और मस्जिद के लिए कि 15 अगस्त को जो है झंडा फहराया जाएगा, और आप देख सकते हैं अभी जो है टिकरापारा के मस्जिद हम पहुंचे हुए हैं, हजरत सैयद फातेह शाह, और जहां पर जो है कुछ देर पहले जो है आप देखिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो है डॉक्टर सलीम राज ने झंडा फहराया है। सर, आपने ये झंडा फहराया, मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि भारत का मुसलमानों को जो मुख्य धारा से दूर रखा गया था और जो डर भय पैदा कर दिया, भारत का मुसलमान वतन परस्त है और देश से प्यार करने वाला है। तो मुसलमानों को जो कुछ लोगों ने कटघरे में खड़ा कर दिया था कि भारत का मुसलमान देश से प्यार भी करना है, तो झंडे से प्यार करता है और राष्ट्रगान से भी प्यार करता है। मेरा सवाल था कि राहुल गांधी याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे तो कहते कि थी नफरत की बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ। इसी तरीके का मैसेज आपका भी है कांग्रेस को लेकर? नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ नफरत की राजनीति कर दी है, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सब वो दिल में मोहब्बत नहीं रखते थे, नफरत रखते थे और यहाँ से मोहब्बत बोलते थे। तो मोहब्बत की दुकान हो सकती है, नफरत की दुकान नहीं होती है। कांग्रेस को सोचना चाहिए। तो आपने सुना, ये थे डॉक्टर सलीम राज, जो आज अब देखिए कि मस्जिद में जो है झंडा फहरा दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत की दुकान में, बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो ऐसे में हमने ये कोशिश की है कि कैसे जो है ये बताया जा सके, और जो कांग्रेस जो है अफवाह फैलाती है कि जो है मुसलमान और सारे लोगों को लेकर, तो उसमें हमने ये झंडा फहराया है। कैमरामैन रेडू के साथ सौरभ सिंह परिहार, अभी 24 रायपुर। राजधानी रायपुर के कांगेर वैली एकेडमी में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस की इस वर्षगांठ के मौके पर स्कूल परिसर में भी तिरंगा फहराया गया। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में
जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। ध्वजारोहण के दौरान स्कूली बच्चों ने तिरंगा गीत भी गाया। साथ ही स्कूल में एनसीसी कैडेट्स और बच्चों ने मार्च पास्ट भी किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल के बच्चों के बीच आने के बाद उन्हें अपने दिन याद आ गए जब वे भी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। उनके मुताबिक आज के बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। बचपन का जोश आप जानते हैं, लेकिन उस समय मन कहीं और भी होता है, आधा मन वहाँ होता है, आधा मन कहीं मस्ती में होता है, तो वो वैसे ही था। लेकिन बच्चों को देखना, बच्चों से बात करना हम सबके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हम भी, हमारा बचपन बचा रहता है, हमारी आशाएं, हमारा भविष्य बच्चे ही हैं। तो हम जितना समय उनके साथ गुजारेंगे और जितना उनको समझेंगे और रिश्ते उनसे बनाएंगे, उतना हमको ताकत मिलती है। हर साल हम बड़े गर्व के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और बहुत ही जोश और उत्साह रहता है बच्चों में। तो ये एक बहुत ही अच्छा दिन है जिस दिन हम देशभक्ति को स्थापित कर सकते हैं अपने बच्चों के अंदर। आज़ादी की लड़ाई में पन्ना का नाम सुनकर शायद बहुत से लोग चौंक जाएं, लेकिन यहाँ का पांडा फॉल भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बड़े गुप्त अभियान का साक्षी रहा है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। पन्ना जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये पांडव वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए घने जंगलों की पगडंडियों और दुर्गम पहाड़ियों को पार करना पड़ता है। पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन में यह इलाका होने की वजह से यहाँ पर लोगों की आवाजाही कम है। यही वो जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों से निपटने की योजना बनाई थी। चंद्रशेखर आजाद अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पहुंचे थे, जिसमें पन्ना और आसपास के जिले के भी स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे, जिन्होंने यहीं पर चबूतरे पर बैठकर अंग्रेजों से निपटने के लिए गुप्त रणनीति तैयार की थी। इसी जगह पर अब चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगी हुई है, जो उनके शौर्य और पराक्रम को दर्शाती है। लगभग 294 सीढ़ी के कठिन रास्ते से और पन्ना टाइगर रिजर्व के घनघोर जंगल से होते हुए हम आखिरकार उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अपने दोस्तों के साथ एक मीटिंग की थी और अंग्रेजों से छक्के छुड़ाने के लिए यहाँ पर बाकायदा रणनीति बनाई थी। हालांकि अब यह पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन में आता है। आप देख सकते हैं कि ये रमणीय स्थल जहाँ पर करीब 400 फीट ऊंचाई से ये झरना गिरता है और अपनी सुंदरता के लिए पूरे पन्ना में जाना जाता है। जन श्रुतियों के अनुसार महाभारत काल में यहीं पर पांडवों ने अज्ञातवास के समय कुछ दिन गुजारे थे। चंद्रशेखर आजाद को ये बात पता थी, लिहाजा उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए इस जगह को चुना। महाभारत काल के बाद ये जगह राजा छत्रसाल की पसंदीदा शिकारगाह रहा है। आज से लगभग 5000 साल पहले जो महाभारत के 5 पांडव थे, उनके नाम पर इस जगह का नाम पांडव फॉल पड़ा है। पांडव यहाँ पर अपने अज्ञातवास के समय आए हुए थे। चंद्रशेखर आजाद जी ने सोचा कि जब पांडव यहाँ पर आकर रुककर चले गए और कोई उनको ढूंढ नहीं पाया, तो मैं भी यहाँ जाकर रुकता हूँ और मीटिंग करता हूँ और रणनीतियाँ बनाता हूँ कि कैसे अंग्रेजों से निपटा जाए और उनके खिलाफ हम क्या क्या कर सकते हैं। मेन तो ये है कि वाटरफॉल देखने आए, बट फ्रीडम मूवमेंट के प्रोस्पेक्टिव से भी यहाँ पे बहुत वो है कि सुना था कि यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ मीटिंग वगैरह की थी यहाँ के महाराजा के साथ, तो वो भी देखना है और झरना वगैरह भी देखना है। पन्ना के जंगलों और पहाड़ियों ने क्रांतिकारियों को न केवल छिपने की जगह दी, बल्कि योजनाओं को गुप्त रखने का मजबूत आधार भी दिया। अमित खरे, IBC 24, पन्ना। अब आपको मध्य प्रदेश के भाबरा गांव ले चलते हैं, जहां आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों को आज़ाद हूं, आज़ाद ही रहूंगा कहकर ललकारने वाले अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली है। महान क्रांतिकारी के जन्मस्थान की आज क्या हाल स्थिति है, आज़ाद के इतने साल बाद ग्रामीणों की सोच क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए और समझिए। ये तस्वीरें अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव की है, जहां महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का एक सामान्य तिवारी परिवार में 23 जुलाई 1906 को जन्म हुआ था। बचपन से ही आजाद आदिवासी ग्रामीणों के साथ रहकर तीर और भाला चलाने में निपुण हो गए थे।
समय समय पर सरकारों ने आजाद की जन्मस्थली को सहेजने का प्रयास किया। 2006 में उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी जीर्ण शीर्ण कुटिया की जगह भव्य आजाद स्मृति मंदिर की नींव रखी। आज ये स्थान एक म्यूजियम के तौर पर पहचाना जाता है, जहां चंद्रशेखर आजाद की आदमकद प्रतिमा स्थापित है और उनके जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाओं पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी भी लगी है। युवा पीढ़ी हमारी, तो युवा पीढ़ी को उनको सीखना चाहिए कि उन्हें क्या किया था युवाओं में, और आज के अपने युवा क्या कर रहे हैं। आजाद स्मृति मंदिर के निर्माण के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता की मांग पर भाभरा गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया। स्थानीय युवा आजाद को अपना आदर्श मानते हैं। ग्रामीण समय समय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर आजाद को याद करते हैं। युवाओं का कहना है कि जिला मुख्यालय पर भी आजाद की एक बड़ी प्रतिमा लगनी चाहिए। जब हम जन्म दिवस हो या बलिदान दिवस हो तब हम उन्हें नमन करने जाते हैं। राजपुर जिले में भी उनकी एक अच्छी सी बड़ी मूर्ति उनकी बनाई जाए। हम जाते हैं वहाँ पे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या उनकी जन्मदिन हो या उनका बलिदान दिवस हो, हम वहाँ पे जाते हैं और उन्हें सच नमन भी करते हैं। सरकार के प्रयास से महान क्रांतिकारी की जन्मस्थली को सहेजने का काम हुआ है। इससे चंद्रशेखर आजाद का जीवन कई पीढ़ियों के लिए देश प्रेम का मिसाल भी बना रहेगा। वैभव शर्मा, IBC 24, अलीराजपुर। मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के नागपुर और उसके आसपास के गांव के युवाओं में सुरक्षा सेवा के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में इन गांव से निकले 21 युवा अलग अलग सुरक्षा बल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से एक युवा योगेश जायसवाल की ड्यूटी इस समय राष्ट्रपति भवन में लगी है। युवाओं की इस उपलब्धि पर जहां परिवार और गांव के लोगों को गर्व है, वहीं अन्य युवा भी आर्मी में भर्ती के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। करीब 1 दशक पहले तक इन इलाकों के युवा सुरक्षा सेवा में जाने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन वर्तमान में इस क्षेत्र के युवा आर्मी, ITBP, असम राइफल, BSF, CRPF सहित अन्य सुरक्षा बलों में सेवाएं दे रहे हैं। क्षेत्र के युवाओं में देश सेवा का जज्बा देखते ही बनता है। वहीं इन युवाओं के बारे में बताते हुए परिवार की आंखें भी नम हो जाती हैं। बाघा बॉर्डर है, वहाँ हम लोग बाघा बॉर्डर है, वहीं रखवाली में थे। एक साल तक वहाँ भी मैं ड्यूटी किया। मैं 2003 जुलाई में पोस्टेड हो गया था और भर्ती होकर मैं चला गया। उस देश सेवा के लिए तो अच्छा लगता है, देखने के लिए, सुनने के लिए मिलता है। इसके बाद में जगदलपुर है, अभी भी है और अच्छा है। कि कैसी खुशी होती है देश सेवा करने के लिए? देश सेवा में खुशी होती है, ये अच्छा है। इस क्षेत्र से 21 या 22 लड़के अपने फौज में हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में देश सुरक्षा में लगे हुए हैं। और ये क्या है, और जो नए लड़के हमारे जो नए नवयुवक है, उनके अंदर भी जज्बा उन लोगों को देख करके बढ़ रहा है कि हमारे क्षेत्र के लोग जब भारत की सेवा, हमारे देश की सेवा करने में लगे हैं तो हमको भी कुछ करना चाहिए। छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग, जिसका आज़ादी की लड़ाई में बेहद अहम योगदान है, यहाँ की कई ऐसे महान विभूतियाँ रहीं जिन्होंने आज़ाद भारत के सपने को साकार किया, लेकिन इन स्वतंत्रता सेनानियों की आज तक किसी ने सुध नहीं ली। इन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार आज भी उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फ्रीडम फाइटर है भागवत प्रसाद जायसवाल, जिन्होंने जन्म तो बिहार में लिया, लेकिन बिहार से लेकर सरगुजा तक उन्होंने आज़ादी की अलग जगाई। भगवत प्रसाद जायसवाल के वंशज कहते हैं कि भगवत प्रसाद जायसवाल क्रांतिकारी दल का हिस्सा हुआ करते थे। वो इतनी ख्याति प्राप्त कर चुके थे कि अंग्रेजों ने उनको जान से मारने का फरमान जारी कर दिया था। आज़ादी के बाद इस सपूत को भुला दिया गया। इधर सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के सिपाही भी सरगुजा में रहे, लेकिन इनका परिवार भी उपेक्षा का शिकार है। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे स्वर्गीय नयन सिंह ठाकुर की बुजुर्ग पत्नी दया सिंह, जो आज काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं। वो कहती हैं कि पहले तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर उन्हें अपने पति को लेकर शासन की तरफ से आमंत्रण पत्र आता था, लेकिन अब सब कुछ भूल चुके हैं। 3-4 परिवार ऐसे हैं जिनके शासकीय रिकॉर्ड में नाम नहीं है। इनका परिवार आज भी उन्हें सेनानी का दर्जा दिलाने के लिए प्रयत्न कर रहा है और दर्जा मिलना चाहिए थे। इनके घर में प्रमाण रखे हुए हैं, मैंने जाके देखा वहाँ पे, तो इनके घर में उस समय के प्रूफ हैं कि मतलब ये लड़ाई में शामिल हुए थे। ये तो बहुत सम्मानित करते थे बेटा, वो आते थे जैसे 15 अगस्त को
काट देते थे, गाड़ी लेकर आते थे, गाड़ी से ले जाते थे, छोड़ जाते थे। अब कोई नहीं, गई साल 15 अगस्त को काट तो दिए, फिर आने जाने का कोई मतलब नहीं। फिर 26 जनवरी को तो कुछ नहीं, इस साल भी अभी तक तो कुछ नहीं। उनका योगदान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहा, लेकिन इस बात की ख्याति उनको नहीं मिल पाई, उनके न जीवित रहते और न ही उनके वारिसानों को। हम चाहते हैं कि तत्कालिक जैसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सरकारी जॉब में आरक्षण मिलता है, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिलता है, वो पेंशन लाभ और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनके परिवार को जो भी लाभ मिलता है, साथ ही वे किस तरह से वो क्या उनका कार्य किए, किस प्रकार से वो बाकी सब चीज़ें उनकी रहीं, ये आम जनता को भी पता चलना चाहिए। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मना रहा है। इस बीच केशकाल में कुछ पर्यटक अपनी गाड़ी में ऑस्ट्रेलिया का झंडा लगाकर घूमते हुए नजर आए। जानकारी लगती है एसडीओपी मौके पर पहुंचे, चालक को जमकर फटकार लगाई और इसके साथ ही तुरंत गाड़ी से ऑस्ट्रेलिया का झंडा निकलवाया। स्कॉर्पियो में बैठे एक युवक ने तत्काल गाड़ी से झंडा हटा दिया। गाड़ी में बैठे युवाओं ने बताया कि सभी कांकेर के केशकाल टाटामारी घूमने आए थे। यही ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। खबर रीवा से, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्टर ने 2 दिन पूर्व आदेश जारी कर सभी सरकारी कार्यालयों को लाइट लगाकर सजाने और ध्वजारोहण करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इन आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। कुछ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में न तो लाइटिंग की गई और न ही 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया गया। अधिकारियों की इस लापरवाही से देशभक्ति के इस महापर्व पर सरकारी मर्यादा धूमिल होती नजर आई। वहीं इस मामले में जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो वो गोल मोल जवाब देते नजर आए। इस घटनाक्रम से शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। बीओ उसी में संबद्ध है तो वहीं पे इकट्ठा होते होंगे वो लोग। नहीं, मैडम खुद हैं, बीओ भी यही हैं, आकांक्षा मैडम। उनसे पूछेंगे कहाँ पे वो लोग इकट्ठा, जैसे हम लोग हर का बना रहता है जहाँ पे ध्वजारोहण किया जाता है ना, वहाँ पे इकट्ठा होकर अपन शरीक होते हैं और फिर इसके बाद इस ग्राउंड में जाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित मुक्ताकाशी मंच से छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रजत महोत्सव विशेषांक पुस्तक के विमोचन के साथ लोगो और वेब पोर्टल का अनावरण किया गया। यह महोत्सव 15 अगस्त से शुरू होकर 6 फरवरी 2026 तक चलेगा। इन 25 हफ्ते के दौरान राज्य के विभिन्न विभागों और सामाजिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक संगठनों की सहभागिता से कार्यक्रम आयोजित होंगे। सीएम ने बताया कि सरकार ने सभी विभागों को 1-1 हफ्ते का समय दिया है। इस दौरान विभागीय गतिविधियों को गाँव तक पहुंचाकर योजनाओं के प्रति जागरूकता लाई जाएगी। राज्य के निर्माण के 25 वर्ष हो रहे हैं, तो इसको हम लोग रजत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, जिसका शुभारंभ आज 15 अगस्त से हो रहा है और ये समारोह आने वाले 25 सप्ताह तक, फरवरी तक चलेगा और इसमें हमारे सभी विभाग इन्वॉल्व होंगे और सभी विभागों की तरफ से कुछ न कुछ कार्यक्रम होंगे। रायपुर में से विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सीएम साय ने प्रदर्शनी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि महापुरुषों के जीवन पर आधारित ये प्रदर्शनी हमारे युवाओं और विशेषकर स्कूली छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इससे उन्हें छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई भूमिका, हमारे जननायकों के जीवन संघर्ष और उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से जानने का अवसर मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को यह समझना जरूरी है आज़ादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही। हमारे राज्य के निर्माण के 25 वर्ष हो रहे हैं। सभी जगह जिलों में भी एग्जीबिशन हो रहा है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए उन सब का चित्र भी दिखाया जाएगा। इस तरह से एक बड़ा फायदा होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार 21 अगस्त से 10 दिवसीय विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। बतौर सीएम ये उनका पहला विदेश प्रवास होगा। सीएम के साथ मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, उद्योग सचिव रजत कुमार भी इस दौरे पर उनके साथ जा रहे हैं। सीएम साय 21 अगस्त के सुबह दिल्ली जाने के बाद शाम को जापान रवाना होंगे। वहाँ स्थानीय उद्योगपति, निवेशकों और अधोसंरचना विकास के उद्यमियों से मुलाकात करेंगे और बैठक करेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में सीएम साय और अधिकारी दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे।
विष्णु देसाई 31 अगस्त की शाम दिल्ली वापस लौटेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार में डिप्टी सीएम अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में आज़ादी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन वोट चोरी को लेकर सियासत लगातार जारी है। जनप्रतिनिधि ध्वजारोहण करने पहुंचे, लेकिन सियासत करना नहीं भूले। आज़ादी के पर्व के दिन भी कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी कर सरकार बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस बैठक करके बीजेपी को घेरने के लिए अभियान का ऐलान पहले ही कर चुकी है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने एक बार फिर इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और इसे देश और लोकतंत्र का अपमान बताया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस एक संवैधानिक संस्था को बदनाम कर रही है। बिहार चुनाव में हार के डर की वजह से वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 64 लाख फर्जी वोट थे जो हटाए गए अभी विधानसभा के चुनाव के पहले। तो इस हिसाब से जो चुन के आए हैं 40 सांसद वहाँ पे, वो फर्जी मतदानों से आए, उनकी सस्ता निरस्त होना चाहिए, फिर चुनाव चाहिए। तो ये चुनाव आयोग से डिजिटल वो मांगी उनने वोटर, वो दे नहीं रहे। इन चीज़ों का जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। इस देश के मान और सम्मान को पूरी दुनिया में तार तार करने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी पहले ये तो बता दें कि कांग्रेस में जो मत विभाजन हुआ था उसमें नेहरू जी को शायद केवल 1 वोट मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज़्यादा वोट मिले थे। तो वोट की चोरी तो उस समय की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़े करो तो मुझे लगता है कि आपको भारत की संवैधानिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आपका हित हो तो सब अच्छा है और आपके पक्ष में चीज़ें ना हो तो सब खराब है। और आने वाले समय में बिहार में इंडिया ब्लॉक की निश्चित हार को स्वीकार करते हुए ये पराजय का स्वर है। मतदाता सूची में गड़बड़ी के मुद्दे पर कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर भाजपा ने तीखा हमला बोला। भाजपा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चोर शब्द से कांग्रेस को गहरा लगाव रहा है। हर बार आपत्तिजनक बयान देकर कांग्रेस को माफ़ी मांगनी पड़ी है। भाजपा नेताओं ने कहा कि जब पूरा देश आज़ादी का पर्व मना रहा है तो कांग्रेस ये अभियान शुरू कर रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ो जैसे आपत्तिजनक शब्द के साथ कांग्रेस एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी आंदोलन की घोषणा की है। इस शब्द कांग्रेस को बड़ा प्रिय है, लेकिन इस शब्द के इस्तेमाल के बाद कांग्रेस बार बार माफी मांगने को मजबूर होने के बाद भी सुधर नहीं रही है। पर अभी तक कांग्रेस जो है वो वोटों की चोरी कर कर जीतती रही है, और जब वो हार गई तब उनको ये चिंता हो रही है। जब वो जीते थे तब उन्होंने क्यों आरोप नहीं लगाया कि वोट चोरी की गई। ये एक सवाल और था। राहुल गांधी की ओर से वोट चोरी का मामला उठाए जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी इसे लेकर एक्टिव हो गई है। प्रदेश में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जहां जहां कांग्रेस के प्रत्याशी कम वोटों से हारे हैं, उन क्षेत्रों में कांग्रेस ने विशेषज्ञों के द्वारा वोटर लिस्ट का परीक्षण करने का निर्णय लिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांकेर से कांग्रेस के प्रत्याशी शंकर ध्रुव मात्र 16 वोट से हारे थे। इसी तरह तत्कालीन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर में 92 वोट से पीछे रह गए थे। लोकसभा चुनाव में कांकेर के प्रत्याशी वीरेश ठाकुर 1600 वोट से चूक गए थे। कांग्रेस ने आशंका जताई कि वोट चोरी की वजह से कई जगह मामूली वोटों से हार हुई है। कांग्रेस का कहना है कि आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में अलग अलग अभियान चलाकर सभाएं लेकर वो जनता के बीच जाएगी। वहीं इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वोट चोरी का मामला छत्तीसगढ़ में भी हुआ। इस बयान पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये वोटर लिस्ट का परीक्षण करें, जांच करें, इन्हें कौन रोक रहा है। राहुल गांधी जी ने दोनों के गठबंधन को लेकर देश की जनता के सामने बेनकाब कर दिए हैं और मतदाता सूची में हेराफेरी, चुनावी धोखाधड़ी, साथ ही वोट चोरी के खिलाफ में वोट चोर गद्दी छोड़। अभी तक कांग्रेस जो है वो वोटों की चोरी कर कर जीतती रही है, और जब वो हार गई तब उनको ये चिंता हो रही है। जब वो जीते थे तब उन्होंने क्यों आरोप नहीं लगाया कि वोट चोरी की गई। बुरहानपुर के सीलमपुर में हिंदू महिला हत्याकांड के बाद जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की जानकारी दी।
बता दें कि मृतका महिला के घर पहुंचे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस दौरान प्रभारी मंत्री के साथ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस और मंजू दादू भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से इस परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख रुपए की राशि उन्होंने स्वीकृत की है और इस परिवार की रक्षा, सुरक्षा और हर कठिनाई में इस परिवार के साथ पूरी सरकार इसके साथ खड़ी है। विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रचारक मंत्री संतोष शर्मा हाटा पहुंचे। यहां उन्होंने लव जिहाद मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चर्चा की। संगठन और सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा जताया। संतोष शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि हिंदू संगठनों की जागरूकता और पुलिस की मुस्तैदी के कारण विधर्मी सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। विधर्मी हमारी बच्चियों को बहला फुसला कर ले जा रहे हैं। शर्मा ने आरोपी पक्ष पर प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की। प्रशासन से अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की। ये पूरे देश में चल रहा है और मध्य प्रदेश में ज़्यादा चल रहा है। ज़्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। विधर्मी हमारी बच्चियों को बहला फुसला कर ले जा रहे हैं। बच्ची ने स्पष्ट कहा है कि मुझे बहला फुसला कर ले जाया गया है और उससे पैसों का भी, घर से उसके पैसों को भी मंगवाया गया था। पुलिस इसकी स्पष्ट जांच करे। शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि ऐसी कठोर कार्रवाई हो उस विधर्मी पर कि उसके घर पर अतिक्रमण है तो वहां बुलडोजर चलाया जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर, ट्रंप से मुलाकात के लिए पुतिन पहुंचे अलास्का। यूक्रेन जंग पर दोनों के बीच अब बातचीत होगी। मीटिंग अच्छी नहीं रही तो तुरंत लौट जाऊंगा, ट्रंप का यह कहना है। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 1 बजे मुलाकात होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। इस बीच ट्रंप से मुलाकात के लिए पुतिन अलास्का पहुंचे हैं। यूक्रेन जंग पर दोनों के बीच बातचीत होगी और इस मुलाकात पर ट्रंप का ये बयान भी सामने आया कि मीटिंग अच्छी नहीं रही तो तुरंत लौट जाऊंगा। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 1 बजे ये महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। तो ट्रंप से मुलाकात के लिए पुतिन अलास्का पहुंचे हैं। यूक्रेन जंग पर दोनों के बीच बातचीत होगी। रायगढ़ शहर में अमृत मिशन योजना को लेकर आ रही अड़चन दूर होने का नाम नहीं ले रही है। नगर निगम ने योजना से छूटे हुए घरों में फेज 2 फेज कनेक्शन देने का दावा किया था, लेकिन राज्य सरकार से अब तक फेज 2 के लिए अनुमति नहीं मिल पाई है। ऐसे में निगम की उदासीनता के चलते 10,000 घरों को योजना के लिए और इंतजार करना होगा। दरअसल शहर में 38,000 घरों तक केलो नदी का शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए अमृत मिशन योजना लॉन्च की गई। तब निगम ने शहर की 100% आबादी को 24 घंटे पानी देने का दावा किया था, लेकिन निर्माण एजेंसी की लेट लतीफ़ी के चलते शहर में 28,000 घरों में ही नल कनेक्शन लग पाया और पाइपलाइन बिछ पाई, लेकिन बजट के अभाव में कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अब ऐसे में स्थानीय लोगों में नाराजगी है तो विपक्ष निगम की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा। अमृत मिशन का जो पानी पाइप है यह बिछा हुआ 2-3 साल से ऊपर हो गया है और इसमें टंकी के आसपास तो इसका रिजल्ट ठीक है, लेकिन जो टंकी से थोड़ा सा दूरी में जैसे कोरिया दादर हो गया, अपना वार्ड गोवर्धनपुर, अपना फिल्टर प्लांट के सामने वाली जगह जो है वहाँ 22-25 घरों में पानी की जो अति दिक्कत है और समस्या तो इतना समस्या है कि वहाँ बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं जा रहा है दोनों जगह में। अमृत मिशन जो योजना है रायगढ़ में पूरी तरफ से फ्लॉप है और जैसा कि अभी भी इस योजना में 10,000 घरों में आज तक अमृत मिशन का पानी उन्हें नहीं मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। मेरा मानना है कि अभी तक उसमें राशि स्वीकृति नहीं मिलना इस बात को साबित करते हैं कि वास्तव में अभी की जो सरकार है वो गंभीर नहीं है। अमृत मिशन की जो कार्य योजना बनाई गई थी वो 2017 में बनाई गई थी, लेकिन 2017 के बाद 2025 तक के जो जनसंख्या का विस्तार हुआ है और शहर का जो विस्तार हुआ है
उसके परिप्रेक्ष्य में जो टेल एरिया है वहाँ के लिए 15 फाइनेंस से अभी हमने प्रस्ताव तैयार करके अप्रूवल के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है। ग्वालियर में कृष्ण भगवान के मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ग्वालियर के ऐतिहासिक गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान राधा कृष्ण को 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के बेशकीमती जेवरातों से सजाया जाएगा। जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालु यहां भगवान राधा कृष्ण के दर्शन करेंगे। इस दौरान मंदिर कड़ी सुरक्षा में होगा। बता दें कि गोपाल कृष्ण मंदिर सिंधिया राजवंश के समय का है और हर साल जन्माष्टमी पर मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्तियों का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने तैयारियों का जायजा लिया। जन्माष्टमी कल है, लेकिन जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जो कृष्णा जी के जो मंदिर है उनको सजाने का जो काम है वो शुरू हो गया है। और हम इस समय मौजूद हैं ग्वालियर के रियासतकालीन मंदिर में, गोपाल मंदिर में। 100 करोड़ से ज़्यादा के जो जेवरात हैं उनसे श्री कृष्ण भगवान यानी कि राधा कृष्ण की जो मूर्ति है उनका श्रृंगार किया जाएगा। काफ़ी भक्त उमड़ेंगे और अभी से ही काफ़ी सारे भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? हम तो दिल्ली से आए भाई दर्शन करने के लिए भगवान। अच्छा। क्या सुना था इनके बारे में, मंदिर के बारे में? अभी बना हुआ मंदिर है, बहुत जेवरात पहनते हैं भगवान जन्माष्टमी के दिन। अच्छा। हाँ, अभी न्यूज में भी देखा था हमने, अभी जिनके यहाँ ठहरे हुए हैं तो उन्होंने बताया करोड़ जाने करोड़ 100 करोड़ के जेवरात पहनेंगे, कल सजेंगे भगवान। तो देखिए कल सजेंगे भगवान, लेकिन आज से ही दर्शन करने के लिए लोग आने लगे हैं। और हम चलते हैं मंदिर में अंदर, आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाते हैं, साथ ही जो मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे भी बात कराते हैं। क्या कहेंगे, कितना खास ये मंदिर है, कितना पुराना मंदिर है और कितना जेवरात क्या खास रहता है? 1921 में जो है इसकी स्थापना सिंधिया परिवार द्वारा करी गई। सिद्ध क्षेत्र है, जागृत प्रतिमाएं हैं, लावण्य प्रतिमाएं हैं। हर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जिसकी अंतिम तैयारियां अंतिम चरणों में चल रही है। कल भगवान जी का जो है हीरे मोती जवाहरातों से जो है श्रृंगार किया जाएगा, जिसे जो है माननीय जो है अतिथि जो है श्रृंगार करेंगे। कि ये बहुत खास मंदिर है और जैसा कि 100 करोड़ से ज़्यादा के जेवरात से इस मंदिर की जो मूर्ति है राधा कृष्ण की उनका श्रृंगार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों को कल जन्माष्टमी का इंतजार है, जिसके बाद वो मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। उज्जैन में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार गुरु संदीपानी आश्रम में भक्तों के लिए एक विशेष अनुभव लेकर आएगा। यहाँ उत्सव की तैयारियां अपने चरम पर हैं। हर साल की तरह इस बार भी व्यास वंशज के सानिध्य में भव्य महा उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा के लिए विशेष वस्त्र सजाए जा रहे हैं। इन वस्त्रों की तैयारी में 8 दिन से लगातार महिलाएं सेवा भाव से जुटी हुई हैं। भक्त यहाँ न केवल भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करेंगे, बल्कि भारतीय संस्कृति के उन मूल्यों को भी महसूस करेंगे जो युगों से समाज को जोड़ते आए हैं। वहीं व्यास वंशज ने बताया कि भव्य आयोजन जन्माष्टमी की रात 12 बजे से होगा और श्री कृष्ण जन्म की झांकी सजाई जाएगी। इसके साथ ही बलराम और सुदामा के पावन मिलन को मंचित भी किया जाएगा, जो भक्तों के लिए विशेष आकर्षण होगा। आज जन्माष्टमी का जो उत्सव मनाया जाने वाला है 16 अगस्त के दिन, उसके लिए ये तैयारियां की जा रही हैं और ये वस्त्र निर्माण हम कर रहे हैं। भावनापूर्ण हम अपने बाल रूप में जो कृष्ण बल विराजमान है हमारे यहाँ, उनके लिए श्रद्धा भक्ति से ये वस्त्र निर्माण कर रहे हैं, जिनके लिए बाहर से हमने वस्त्र के कपड़े मंगवाए हैं वृंदावन से, और जरी बूटियाँ जो आपको दिख रही हैं ये सब हमने जयपुर से मंगवाई हैं और इन पे हम लगे हुए हैं। लगभग 8 दिन हो चुके हैं हमें इनमें लगे हुए। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्वतंत्रता दिवस की सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार चिरचारी नेशनल हाईवे चौराहे के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके बाद वो ट्रक से भी टकरा गई। हादसे में कार सवार 6 युवकों की मौत हो गई। इनमें 4 मध्य प्रदेश के इंदौर और 1 रतलाम का रहने वाला था। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। जानकारी के मुताबिक कार में 7 लोग थे। सभी इंदौर से राजनांदगांव होते हुए धार्मिक यात्रा पर उड़ीसा जा रहे थे। कार तेज रफ्तार में थी और अचानक ब्रेक लगाने पर कार बेकाबू होकर दूसरी दिशा में मुड़ गई, जिससे सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। 6 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। शव कार के अंदर फंस गए। पुलिस ने शव को काफ़ी मशक्क़त के बाद कार से बाहर निकाला
और इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। ड्राइवर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, जहां स्वतंत्रता दिवस की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार नेशनल हाईवे चौराहे के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके बाद ट्रक से भी ये टकरा गई। हादसे में कार सवार 6 युवकों की मौत हो गई। इनमें 4 मध्य प्रदेश के इंदौर और एक रतलाम का रहने वाला था। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक कार में 7 लोग सवार थे। सभी इंदौर से राजनांदगांव होते हुए धार्मिक यात्रा पर ओडिशा जा रहे थे। कार तेज रफ्तार में थी। अचानक ब्रेक लगाने पर कार बेकाबू होकर दूसरी दिशा में मुड़ गई, जिससे सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। 6 युवकों की मौके पर मौत हो गई। शव कार के अंदर फंस गए। पुलिस ने शव को काफ़ी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। ड्राइवर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये राजनांदगांव में भीषण सड़क हादसा। स्वतंत्रता दिवस की सुबह तेज रफ्तार कार चिरचारी नेशनल हाईवे चौराहे के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अलास्का पहुंचे हैं। यूक्रेन जंग पर दोनों के बीच बातचीत होगी। मीटिंग अच्छी नहीं रही तो तुरंत लौट जाऊंगा, ट्रंप का यह कहना है। और भारतीय समय के मुताबिक आपको बता दें कि रात करीब 1 बजे ये मुलाकात होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अलास्का पहुंच चुके हैं। यूक्रेन जंग पर दोनों के बीच बातचीत होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।